नमस्कार साथियों, आज हम लोग जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनर्निरीक्षण पर चर्चा करेंगे। भारतीय लोकतंत्र में या किसी भी लोकतंत्र में एक बहुत गंभीर समस्या ये आती है कि सरकार के जो अंग होते हैं, खासतौर से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन अंग होते हैं, आप जानते हैं। इन सभी को संविधान के अनुरूप काम करना होता है। ये लोकतंत्र की, या जिसको कहते हैं कि हमारे पूरे जो संविधानवाद की आत्मा है। अगर हमारी ये संस्थाएं, सरकार के अंग संविधान के अनुरूप नहीं चलेंगे तो फिर उस संविधान का औचित्य ही क्या है? फिर तो संविधान कागजी संविधान होकर रह जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों ही केवल और केवल संविधान के अनुरूप चलें। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इसकी जिम्मेदारी ले कौन यह सुनिश्चित करे कि व्यवस्थापिका संविधान के अनुसार चल रही है? कौन यह सुनिश्चित करे कि कार्यपालिका संविधान के अनुसार चल रही है? कौन यह सुनिश्चित करे कि न्यायपालिका भी संविधान के अनुसार चल रही है? दुनिया के जितने भी लोकतंत्र हैं, जितने भी स्थापित लोकतंत्र हैं, उसमें अभी तक तो फिलहाल यही व्यवस्था हर जगह मान्य है कि इसमें न्यायपालिका को ये अधिकार दिया गया है, उसी को ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि भाई आप ही इस मसले को निपटाइए। और ये संविधान की जो गरिमा है, अर्थात संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही देश के शासन चले और देश की समस्त संस्थाएं और समस्त व्यक्ति कार्य करें, ये आप ही सुनिश्चित करिए। इसलिए जितने भी लोकतंत्र हैं उसमें न्यायपालिका को ही ये अधिकार दिया गया है कि न्यायपालिका ही इस बात की जांच करे कि सरकार के सभी अंग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको दुरुस्त करे। तो दुरुस्त कैसे करे वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अधिकार, ये जो दायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया है कि न्यायपालिका सुनिश्चित करे कि सरकार के सभी अंग केवल और केवल संविधान के अनुसार कार्य करें, इसी को न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहा जाता है। और इसलिए जुडिशियल रिव्यू अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और न्यायपालिका को इसलिए भी एक बहुत ही विशेष दर्जा प्राप्त हो जाता है क्योंकि न्यायपालिका को भी संविधान के अनुसार चलना होता है। न्यायपालिका को भी ये देखना होता है कि वो भी केवल और केवल संविधान के अनुसार ही कार्य करेगी, वो कोई मनमाना कार्य नहीं कर सकती है। तो उसे न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण के द्वारा न केवल औरों पे अंकुश रखना पड़ता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पे अंकुश रखना पड़ता है, बल्कि उसको स्वयं अपने पे भी, न्यायपालिका पर भी नियंत्रण रखना पड़ता है। ये कैसे होता है, आइए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न ये जो हम लोगों ने सामने उठाया है कि भाई न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्या है, ये आपने समझा कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्या है। अब न्यायिक पुनर्निरीक्षण का देखते हैं कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण की जरूरत पड़ी क्यों। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की जरूरत, एक तो मैंने आपको पहली चीज बताई कि सभी को संविधान के अनुसार चलना है और इसलिए न्यायपालिका ही ये जांच सकती है कि भाई संविधान के प्रावधान क्या है। हम और आपके तो समझ में आएगा नहीं, कार्यपालिका और मंत्रियों के समझ में तो आएगा नहीं। तो उसके लिए कानून में ट्रेन्ड लोग ही होते हैं जो कि संविधान की बारीकियों को समझते हैं। वो काम केवल और केवल न्यायपालिका ही कर सकती है। कुल्ली बैठ के अपना न्यायालयों में उनसे अपेक्षित है कि वो संविधान को समझें, संविधान की भावना को समझे, उसके प्रावधान को समझे, उसी के अनुरूप वो अच्छे और बुरे, सही और गलत का निर्णय लें कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसी के अनुसार अपना आदेश दें। लेकिन जो ये प्रश्न है कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो ठीक है, तो संविधान के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन जो मूल चीज है वो ये है कि संविधान के अनुसार चलना इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान सबकी शक्तियों को सीमित करता है। वो व्यवस्थापिका की शक्तियों को भी सीमित करता है, वो कार्यपालिका की भी शक्तियों को सीमित करता है, वो न्यायपालिका की भी शक्तियों को सीमित करता है, वो केंद्र की भी शक्तियों को सीमित करता है, वो राज्य की शक्तियों को भी सीमित करता है। वो जितने भी हमारे देश में अभिकरण हैं, जितने भी सत्ता के जो केंद्र हैं, उन सबको वो एक प्रकार से नियंत्रित करता है, सबको सीमित करता है कि आपको सीमित ही शक्तियां दी गई। आप जानते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई। संघ कोई भी कानून नहीं बना सकता, राज्य कोई भी कानून नहीं बना सकते, संसद कोई भी कानून नहीं बना सकती। उनको सीमित शक्तियां दी गई हैं कि आप यही काम कर सकते हैं। और इसीलिए
संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए और ये देखने के लिए कि कोई भी अभिकरण, कोई भी संवैधानिक संस्था भारतीय लोकतंत्र में संविधान के दायरे का उल्लंघन न करे, संविधान के अंदर ही रह के अपने कार्यों का, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे। इसीलिए हमारे लोकतंत्र में या किसी भी लोकतंत्र में न्यायिक पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। और जब व्यक्तियों का प्रश्न आता है कि भाई ये तो अभिकरणों की बात हुई, तो व्यक्तियों का ये प्रश्न है कि उनको कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है। मान लीजिए कि सरकारें उनके मौलिक अधिकारों का हनन करें, उनके मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करें, उनके मौलिक अधिकार समाप्त कर दें, तो ऐसी परिस्थितियों में भी अगर उनके मौलिक अधिकारों पे अतिक्रमण होता है तो न्यायपालिका इस बात की जांच पड़ताल करेगी कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, अगर वो गलत है तो उसको ठीक करे, सही करे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको देखनी होती हैं कि क्यों न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है। और तीसरी चीज कि कैसे न्यायपालिका इसको करती है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका किस तरीके से इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि अगर आपके साथ या सरकार का कोई भी अभिकरण अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा है या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो कैसे उस पर अंकुश लगाया जाए। व्यक्ति कर रहा है तो भी अंकुश लगेगा, सरकार कर रही है तो भी अंकुश लगेगा। दोनों पे अंकुश लगाने का ये जो जिम्मेदारी है, इसको न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार के द्वारा संपादित करने की कोशिश करती है। अब आइए देखते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है वो इस काम को करने में क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती है और क्या क्या कर सकती है वो। तो आप देखिए कि न्यायपालिका, पहले लेते हैं कि संसद दो काम कर सकती है। संविधान में संशोधन कर सकती है और कोई कानून बना सकती है। दो काम संसद कर सकती है और इन दोनों ही कामों की जांच न्यायपालिका कर सकती है। भारतीय जो न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था आज की तारीख में हिंदुस्तान में लागू है, उसमें न्यायपालिका को ये देखना पड़ेगा कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया तो वो कानून वास्तव में संविधान के प्रावधान के अनुकूल है या नहीं है। ये अपने आप में एक चीज है। लेकिन आप जानते हैं कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, तो वस्तुतः संविधान में संशोधन करने का मतलब एक जनता की जनाकांक्षा का जो है प्रकटीकरण है कि जनता की जो भावना है उसको बहुत ही भारी बहुमत से संसद के दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से उसको पास किया है। तो जाहिर है कि वो एक जनता की जब भावना होती है तब उसको किया जाता है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में एक जजमेंट दिया और उसकी चर्चा अब हम लोग कभी करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट माना जाता है, केशवानंद भारती केस उसको कहते हैं। और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये परिभाषित किया कि सुप्रीम कोर्ट न केवल संसद के बनाए गए कानूनों की जांच करेगा कि वो संविधान के अनुकूल है कि नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट संसद के द्वारा किए गए संविधान के संशोधनों की भी जांच करेगा कि वो वास्तव में संविधान के मौलिक ढांचे के अनुकूल है कि नहीं। अब संविधान के मौलिक ढांचे के अनुकूल क्या है क्या नहीं है ये तो न्यायपालिका ही सुनिश्चित करेगी, क्योंकि उसने उसका कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं दिया है कि मौलिक ढांचा, संविधान का मूल ढांचा होता क्या है। लेकिन फिर भी न्यायपालिका की समझ पे डिपेंड करेगा कि जिस चीज को संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है क्या वो संविधान का मूल ढांचा है या नहीं है। तो लेकिन बहरहाल जो आज की तारीख में जो अधिकार को अमेरिका की भी न्यायपालिका को प्राप्त नहीं है, अर्थात अमेरिका भी न्यायपालिका संविधान के संशोधनों में संभवतः कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वो काम भारतीय न्यायपालिका ने अपने जिम्मे ले लिया है कि साहब हम तो संविधान के संशोधनों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये देखना है कि वास्तव में आपने जो संविधान का संशोधन किया है वो अब मूल ढांचे के अनुकूल है कि नहीं। तो पहला काम तो संसद न्यायिक जो पुनर्निरीक्षण होता है उसमें ये होता है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून या संसद के द्वारा किए गए संविधान के संशोधनों पर न्यायपालिका जांचती है और उसका पुनर्निरीक्षण करती है
कि वास्तव में वो संविधान की भावना के अनुकूल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। असंवैधानिक घोषित करने का मतलब कि वो संविधान का संशोधन अमान्य हो गया, वो कानून अमान्य हो गया, वो लागू नहीं हो सकती। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी शक्ति है जो न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण के माध्यम से हमारे संविधान ने प्रदान की है। नंबर 1। दूसरा चीज की जो कार्यपालिका, अर्थात आप जानते हैं कार्यपालिका में एक तो राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक स्थायी कार्यपालिका होती है। इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और इसको आप मिनिस्ट्री कह सकते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह सकते हैं। तो चाहे मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई आदेश जारी किया गया हो और चाहे वो सेक्रेटरी के द्वारा या किसी प्रशासन मंत्रालय के किसी अधिकारी के द्वारा कोई आदेश जारी किया गया हो, हमारी जो न्यायपालिका है वो खासतौर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनको ये अधिकार है कि वो देखें कि मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है, और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, निर्गत किए गए हैं, वो संविधान के अनुकूल हैं कि नहीं है। तो ये तमाम चीजें एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा अधिकार देती हैं जहां तक हमारी न्यायपालिका का सवाल है। तो ये तो हुई केंद्रीय स्तर पर, और बिल्कुल ठीक यही चीज राज्यों के स्तर पे भी लागू है कि राज्यों की जो सरकारें कानून बनाती हैं और राज्यों के जो कार्यपालिका जो आदेश देते हैं, राज्य की जो सरकारें हैं जिनको हम राज्य सरकारें कहते हैं, तो राज्य में भी बिल्कुल यही स्थिति है कि राज्य के अगर विधानसभाओं के द्वारा कोई कानून पारित हुआ या राज्य सरकारों के द्वारा कोई आदेश निर्गत हुआ तो उसे भी संविधान के अनुकूल होना पड़ेगा, संविधान की भावना, संविधान के जो मूल ढांचा के अनुकूल होना पड़ेगा, संविधान के प्रावधान के अनुकूल होना पड़ेगा, और अगर नहीं होगा तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर देगी। तो आप ये देख रहे हैं कि न्यायपालिका चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रांत की सरकार हो, और चाहे वो स्थानीय सरकारें हो। आप तो जानते हैं कि आज की तारीख में पंचायतों और महापालिकाओं, नगर पालिकाओं को भी एक प्रकार का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है, तो वो भी उसी दायरे में आते हैं कि वो भी, तो चाहे वो हमारी नगर पंचायतें हों, नगर पालिकाएं हों, राज्य सरकारें हों, राज्य की विधानसभाएं हों, केंद्र सरकार के मंत्रालय हो, केंद्र सरकार के अधिकारी हो, या हमारी संसद हो, अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जो संविधान के प्रावधान के या संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा के विरुद्ध है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको निरस्त कर सकते हैं, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि उनको लागू नहीं किया जा सकेगा। तो अपने आप में ये बहुत ही व्यापक अधिकार है, लेकिन ये अधिकार इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये अधिकार नहीं होगा तो इस बात की संभावना होती है कि हमारी जो सरकारें हैं वो कहीं मनमाना काम न करने लगे, संसद मनमाना काम न करने लगे, या कुछ टकराव की स्थिति केंद्र और राज्य में न पैदा हो जाए, इसलिए इनको लागू किया जाता है। अब आइए देखें कि हमारी जो संविधान है उसमें ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिन्होंने कि हमारी न्यायपालिका को ये न्यायिक पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार भी दिया है। इसमें मैं कुछ का जिक्र करूंगा, सभी का जिक्र करना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ प्रावधानों का जिक्र करूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जब मौलिक अधिकारों का चैप्टर शुरू होता है, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो अनुच्छेद 13 है, देखिएगा अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि देश स्वतंत्र होने के पूर्व जो भी कानून बने थे और देश स्वतंत्र होने के बाद जो कानून बनेंगे, यह देखना वो सारे के सारे कानून संविधान सम्मत होना चाहिए। अब ये कौन सुनिश्चित करेगा कि देश स्वतंत्र होने के पूर्व जो कानून बने थे वो कानून आपके जो नया संविधान बना उसके अनुरूप है कि नहीं, और अगर अनुरूप नहीं है तो जाहिर है कि वो असंवैधानिक होंगे। तो जांच कौन करेगा? न्यायपालिका जांच करेगी, न्यायिक पुनर्निरीक्षण के द्वारा जांच करेगी कि ये सब हम जाके चैलेंज करेंगे कि भाई ये कानून जो स्वतंत्रता के पहले बना हुआ था ये हमारे वर्तमान संविधान के अनुकूल नहीं है, लिहाजा इसको निरस्त किया जाए। इसी तरीके से जो स्वतंत्रता के बाद जो कानून बना, अगर वो कानून संविधान के अनुकूल नहीं है तो उसे भी निरस्त किया जाएगा। तो एक तो अनुच्छेद 13 जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख रहे हैं। दूसरा
आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 सब आप सभी जानते हैं। अनुच्छेद 32 में आप सभी जानते हैं कि ये मौलिक अधिकारों को एक प्रकार से संरक्षित करता है, और अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकार संसद के किसी कानून से, संसद के किसी आदेश से, सरकार के किसी आदेश से, राज्य सरकार के किसी कानून से, राज्य सरकार के किसी आदेश से आहत होता है, तो कौन उसकी जांच करेगा कि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? जांच कौन करेगा? न्यायपालिका जांच करेगी, न्यायपालिका। और यही चीज आप जानते हैं कि हाई कोर्ट्स को दिया गया है अधिकार 226 के अंतर्गत, आर्टिकल 226 के अंतर्गत, कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप जा सकते हैं। जांच कौन करेगा? तो हाई कोर्ट जांच करेगा। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आर्टिकल 131 से लेके आर्टिकल 136 तक का जो प्रावधान है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दिया गया है कि मान लीजिए केंद्र और राज्य में कोई झगड़ा हो जाए, केंद्र और राज्य में किसी बात पे टकराव हो जाए, तो कौन उसकी जांच करेगा कि केंद्र सही है कि राज्य सही है? कौन जांच करेगा इसकी? या अगर कोई अपील करना चाहता है तो अपील करेगा, या कभी कभी स्पेशल लीव पिटिशन होती है जो कि आप करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके कि भाई ये बहुत ही संवैधानिक महत्व का मसला है, क्योंकि इसमें सरकार का जो निर्णय है, सरकार की जो क्रियाकलाप है वो संविधान के विरुद्ध हैं, इसलिए इसको स्पेशल लीव पिटिशन ग्रांट किया जाए। तो ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं कि ऐसे प्रावधान, असंख्य ऐसे प्रावधान है हमारे संविधान में जो कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका के पास जाने के लिए विवश करते हैं कि आपके पास कोई चारा ही नहीं है, न्यायपालिका के पास भी कोई चारा नहीं है कि वो इस बात को सुने और समझे। और इसीलिए हमारे देश में जो भी न्यायपालिका है, आप देखते हैं उसमें कितना बोझ होता है और असंख्य नाना प्रकार के मुकदमे वहाँ पे जाते रहते हैं और न्यायपालिका उनसे जूझती रहती है, उनको हल करने की कोशिश करती है, भले ही उसमें देर होती है, बहुत हम विलम्ब लगता है, वो एक दूसरा मसला है हमारे देश में न्यायिक देरी का और डिले का। लेकिन जो उससे सुरक्षा प्राप्त होती है कि लोगों को ये अधिकार है कि वो सरकार के विरुद्ध जाके ये अपने अधिकारों का या किसी प्रकार से ये देखें कि भारत का संविधान जो है उसका किसी प्रकार से वायलेशन न तो केंद्र सरकार कर सकेगी और न राज्य सरकार कर सकेगी। तो इस प्रकार से ये तमाम जो चीजें हैं ये हमें आधार बताती है कि क्यों आधार कहाँ से आपको न्यायपालिका को किसने ये अधिकार दे दिया कि आप न्यायिक पुनरीक्षण करें। तो ये कुछ प्रावधान है जो कि आपको हमेशा इस बात के लिए सतर्क रखेंगे, सचेत रखेंगे कि हाँ किसी आधार, किसी संविधान के कुछ प्रावधान न्यायपालिका को ये अधिकृत करते हैं कि वो सरकारों के कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के कार्यों का एक प्रकार से न्यायिक पुनरीक्षण करें। और न्यायिक पुनरीक्षण का जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस भी न्यायिक पुनरीक्षण, चाहे वो आदेश हो, चाहे वो कानून हो और चाहे वो संविधान का संशोधन हो, तीन चीजें देखिए प्रमुख रूप से हैं। किसी भी स्तर के केंद्र सरकार, प्रांत सरकार और स्थानीय सरकार, उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य हो, आदेश के रूप में, कानून के रूप में या संविधान के संशोधन के रूप में, अगर उस पर न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरीक्षण करके ये कह दिया कि ये संविधान के फला प्रावधान के प्रतिकूल हैं या ये संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं, तो वो आदेश, वो कानून, वो संविधान का संशोधन निरस्त हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा देश है, हमारी जो संविधान है, उसकी सुरक्षा हमारी न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार से होती है। तो इस प्रकार से आलोचना भी की जाती है कि पूरे देश की भावना मान लीजिए संशोधनों के साथ है, कानूनों के साथ है और कुछ मुट्ठी भर न्यायाधीश उसको निरस्त कर दें, कितना लोकतांत्रिक है ये, वो एक दूसरा मसला है। आपके पास कोई विकल्प नहीं, किसी देश के पास इसका कोई विकल्प नहीं, इसका कोई आंसर नहीं है। लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था है वो यही बनी हुई है, हमारा न्यायपालिका पे विश्वास बना हुआ है और हम ये समझते हैं कि जब भी इस प्रकार की कोई बात होगी और सरकार का कोई भी अभिकरण संविधान के अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा तो न्यायपालिका हमारा संरक्षण करेगी, हमारे संविधान का संरक्षण करेगी। इसी को न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।